नमस्कार, मैं हूं अनुराधा सिंह और आप देख रहे हैं द बिग पिक्चर। राजनीति की बिसात पर जब कोई मोहरा चला जाता है, तो उसकी गूंज दूर तक सुनाई देती है। हम सब देख रहे हैं कि कैसे एक के बाद एक क्षेत्रीय दल टूट रहे हैं और उनके नेता बीजेपी की चौखट पर खड़े हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ विपक्ष को कमजोर करने का खेल है या कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है? जरा सोचिए, चाणक्य कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन बागियों को अपनी पार्टी में शामिल करने के बजाय उनकी अलग दुकान यानी अलग गुट क्यों बनवा रहे हैं? क्या इसके पीछे दिल्ली से नागपुर तक चल रहा कोई बहुत बड़ा उत्तराधिकार का खेल यानी कि सक्सेशन प्लान है? राजनीतिक गलियारों में एक बहुत बड़ी थ्योरी अभी चर्चा में है। थ्योरी ये है कि मोदी जी अपने बाद अमित शाह को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और इस रास्ते को साफ करने के लिए दो तरफा रणनीति चल रही है। पहली तरफ राज्यों के अपने ही कद्दावर और लोकप्रिय नेताओं को धीरे धीरे मुख्यधारा से साइडलाइन किया जा रहा है ताकि पार्टी के भीतर अमित शाह को चुनौती देने वाला कोई मास लीडर ही ना बचे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से ज्यादा एनडीए के कुनबे को मजबूत किया जा रहा है ताकि पार्टी के भीतर बैठे मातृ संगठन यानी कि आरएसएस के प्रभाव को सीमित किया जा सके। क्योंकि अगर कल को नागपुर किसी और चेहरे को आगे बढ़ाना चाहे तो अमित शाह के पास इन क्षेत्रीय दलों का वो अकाट्य समर्थन हो जिसके आगे सबको झुकना पड़े। तो क्या वाकई मिशन अमित शाह 2029 की स्क्रिप्ट बहुत पहले ही लिखी जा चुकी है? इसी पर्दे के पीछे की रियल पॉलिटिक्स और दावों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार एनआर मोहंती जी। आप टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक रह चुके हैं और साथ है पंकज सिंह जी, आप भी पत्रकार हैं। आपने भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय तक कवर किया है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है द पब्लिक इंडिया पर। जी मोहंती सर, मेरा पहला सवाल आपसे है। एक तरफ महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़कर उनकी अलग पहचान बनाए रखना ताकि एनडीए का कुनबा बीजेपी से बड़ा दिखे और नागपुर आरएसएस का वीटो पावर कम हो सके, और दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के शिवराज सिंह चौहान हो या फिर वसुंधरा राजे जैसे तमाम बड़े मास लीडर्स को धीरे धीरे राज्यों की मुख्य धारा से किनारे कर देना। क्या इन दोनों रणनीतियों के पीछे की अंतिम कड़ियां मिशन अमित शाह से जाकर जुड़ती हैं? क्या वाकई दिल्ली में मोदी जी के बाद अमित शाह के लिए एक ऐसा नो कंपटीशन जोन तैयार किया जा रहा है जहां ना तो आरएसएस कुछ कर पाए और ना ही पार्टी का कोई दूसरा नेता? इस पूरी की पूरी जो क्रोनोलॉजी है उसको आप कैसे देखते हैं सर? जी सर। मुझे ये तो पता नहीं कि नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह बन पाएंगे या नहीं। एक्चुअली बीजेपी के अंदर में तो अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ की लड़ाई बड़ी जोर से है। एंड पिछले बार इलेक्शन के बाद, लोकसभा इलेक्शन के बाद, तो बीजेपी ने, अमित शाह ने बहुत कोशिश किया था कि आदित्यनाथ को साइडलाइन किया जाए, बिकॉज यूपी में बहुत बुरी तरह हार मिली थी बीजेपी को। लेकिन उसके बाद बट योगी आदित्यनाथ प्रूव्ड वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इसलिए उनको नहीं निकाल पाए। एंड ये जो पता चलता है कि बीजेपी के अंदरूनी पॉलिटिक्स में ज्यादातर लोगों का सपोर्ट योगी आदित्यनाथ के साथ है रादर देन अमित शाह के साथ है। सो ये है कि अमित शाह जरूर ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि ऐसा हो कि जो रीजनल पार्टी, जैसे आप कह रहे हैं कि जो रीजनल पार्टीज हैं, क्योंकि उनको ब्रेक करने में, उनको एनडीए के साथ लाने के लिए अमित शाह का रोल मेजर है, तो उनको सपोर्ट लेकर के वो सरकार बना सकेंगे। लेकिन अभी तो यह है कि नरेंद्र मोदी तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे, जब तक वो जिंदा है तब तक प्रधानमंत्री बनेंगे। ये इसलिए अमित शाह का अभी कोई चांस या योगी आदित्यनाथ का अभी चांस है नहीं। वो तो अपना सपना देख रहे हैं कि अगले 10 साल तक हम रूल करेंगे, हम शायद 15 साल तक रूल करें, नरेंद्र मोदी 90 साल के हो जाएंगे तभी। एंड ये भी सपना है कि 247 तक भी हम जिंदा रह के हम राज करें। तो ये जो स्थिति है उसमें बीजेपी का जो
अंदरूनी पॉलिटिक्स में सक्सेशन प्लान तो कोई नहीं है। एंड मुझे ये अल्टीमेटली लगता है कि आरएसएस विल क्रैक द व्हिप। आरएसएस अल्टीमेटली डिसाइड करेगा कि कौन उनके मोदी के सक्सेसर होगा। इवन मोदी को किस पॉइंट में निकालना होगा बीजेपी से, प्रधानमंत्री के पोस्ट से, वो भी आरएसएस डिसाइड करेगा। अभी उसको प्रिएम्प्ट करने के लिए ये सारे गुंजाइश चल रहे हैं। ऐसे तो मोदी 75 साल में उनको हट जाना चाहिए था, बट मोदी ने वो कॉम्प्रोमाइज किया कि आरएसएस प्रमोट को, वो भी 75 साल के हो गए, हम भी हो गए, आप भी रहिए हम भी रहिए, तो वो स्थिति है। एंड अभी की स्थिति में शायद मोदी एक के बाद एक चुनाव जीत रहे हैं, तो इसलिए उनको आरएसएस निकाल नहीं सकता है। बट आरएसएस के अंदर में भी बहुत द्वंद है एंड वो चाहते हैं कि मोदी लार्जर देन लाइफ बन रहे हैं और पार्टी को दरकिनार करने का कोशिश कर रहे हैं। एंड उसके चलते ये जो जैसे बीजेपी के जो प्रेसिडेंट बना नितिन नवीन, कहाँ इनकॉन्सिक्वेंशियल कैरेक्टर जिसके नाम इवन बिहार के लोग भी नहीं जानते थे, बिहार के 90% जर्नलिस्ट ऑल्सो नहीं जानते थे। वेरी इनकॉन्सिक्वेंशियल मैन, वेरी इनडिस्टिंग्विश्ड पोर्टफोलियो लेकर के वो मंत्री बना था, वैसे लोगों को राष्ट्र का प्रेसिडेंट बनाया। क्यों? यही है कि आरएसएस के जो बीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको आरएसएस एक्सेप्ट नहीं किया, आरएसएस के रिप्रेजेंटेटिव को बीजेपी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। इसके चलते ऐसे लोगों को बनाया जो कि कठपुतली बन करके रह जाएंगे। तो ये स्थिति है कि बीजेपी में ये पार्टी स्प्लिट कर रहे हैं, तो इसीलिए कि उसके चाहते उनका एकदम अनइनकम्बर्ड मेजॉरिटी पार्लियामेंट में हो, बहुत लोकसभा और राज्यसभा में हो, और कोई ब्लैकमेल करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे दो पार्टी जो बीजेपी को प्राइमरली सपोर्ट कर रहे थे, जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू के पार्टी, तो दे आर फुल्ली इंटीग्रेटेड इनटू दी बीजेपी कल्चर, तो उनको कोई थ्रेट नहीं है। बट अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग करें एंड जब अगर किसी हालत में किसी तरह अगर 2/3 मेजॉरिटी वो ले आए, तो शायद ये होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने में उनको बहुत चांस मिलेगा। नरेंद्र मोदी के लिए विक्टर ऑर्बन जो हंगेरी के प्रधानमंत्री थे, वो एक बड़ा आइडियल है। विक्टर ऑर्बन ने वैसे ही शुरू किया था कि अपना मेजॉरिटी तो मिला, सारे पार्टी को डिस्ट्रॉय करके सुपर मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी लिया और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया। कॉन्स्टिट्यूशन को इसी तरह बदल दिया हंगेरी में, जहां ये जुडिशियरी में, इलेक्शन कमीशन में, दी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफिस में, सारे जगह में अपने लोगों को बैठाया जो कि पूरा अपने स्थिति को कंट्रोल किया। लेकिन डेमोक्रेसी का एक अच्छा चीज है कि हंगेरी जैसे देश में कोई सोचा नहीं था। इनफैक्ट इन्होंने कहा था, विक्टर ऑर्बन ने तो ये किया था कि हम जिंदगी भर इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, उसी तरह की राजनीति वो करते थे। ऑपोजिशन इज कंप्लीटली नॉन एग्जिस्टेंट, इसकी बात कर रहे थे। लेकिन वहाँ एक कैरिस्मेटिक लीडरशिप आया, लेकिन वहाँ एक काइंड ऑफ यूनिटी आया। क्या हुआ? ये जो 16 साल में सारे ऑपोजिशन लोगों को जेल में डाला था, सबके खिलाफ केस किया था, जैसे इंडिया में कर रहे हैं नरेंद्र मोदी ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ, वैसे करके। तो जब एक ये हुआ कि दी ओपिनियन पोल में जितनी ऑपोजिशन पार्टीज थे, वो ऑपोजिशन पार्टीज में जो पार्टी, एक तीसरा पार्टी था जिसके जो पार्टी और लीडर वो सबसे आगे थे, बाकी सारे ऑपोजिशन पार्टीज ने कहा हम यही पार्टी को बैक करेंगे विक्टर ऑर्बन के खिलाफ। उन्होंने इस हद तक आ गए कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, बिना चुनाव लड़े हम अपना सपोर्टर को और जनता को बोलेंगे कि जो लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी है उसको सपोर्ट करिए। देखिए, इट इज ए हिस्टोरिक डिसीजन एंड वो हिस्टोरिक डिसीजन के चलते विक्टर ऑर्बन के पार्टी को हारना पड़ा पिछले अप्रैल तक में, जो कि दुनिया में कोई स्थिति को एक्सेप्ट करने वाले नहीं थे कि विक्टर ऑर्बन के लिए अमेरिकन राष्ट्रपति ने अपने वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस को से भेजा था, जिन्होंने कितने रैली विक्टर ऑर्बन के साथ किए थे। बिकॉज जो राइट विंग रिएक्शनरी फोर्सेस जो दुनिया में इकट्ठे हो रहे हैं, उनमें से जो मोदी भारत में है, विक्टर ऑर्बन हंगेरी में थे, उनको सपोर्ट करने के लिए गए थे।
बट इसके बावजूद वो हारे हैं। तो इंडिया में ये जो अपोजिशन पार्टी को डिस्ट्रॉय करने का जो मुहिम चल रहा है, ये बात सही है, बट मुझे लगना मुझे सोचना ये है कि मैं अभी उसके ऊपर भी एक लिखा था कि भारत की अपोजिशन पार्टी माइंडेडनेस दिखाना होगा। वो ब्राइट माइंडेड की जो लीडिंग अपोजिशन पार्टी है, जहां भारत एक बड़ा देश है, जिस राज्य में जो लीडिंग अपोजिशन पार्टी है, उस पार्टी को बाकी अपोजिशन पार्टी फुल होल हार्टेड सपोर्ट करें, एक स्ट्रॉन्ग कोalition बनाए, जिसके तहत हम मोदी और शाह के ये कम्युनल और ऑथोरिटेरियन रेजिम को डिफीट कर सकेंगे इन 2029। बिल्कुल। पंकज जी, मैं आपके पास आती हूँ। आपने मोहंती सर को सुना। मुझे आप ये बताइए, हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि संघ और भाजपा में अंदर खाने आखिर चल क्या रहा है? जिस तरीके से हमने देखा और सुना कि अभी जो राम मंदिर का मामला हो, चंदा चोरी का मामला, जो कथित आरोप है, या फिर जिस तरीके से उज्जैन में एमपी सीएम को लेकर जो जमीन विवाद और उनके परिवारों द्वारा जो एकड़-एकड़ जमीन अपने नाम करवाने की बात सामने आई है, उसके बाद आरएसएस में और भाजपा में भी अंदर से कुछ विरोधी स्वर उठने लगे हैं। तो आप हमें ये समझाइए कि भाजपा और संघ में अंदर खाने क्या चल रहा है? जी पंकज जी। देखिए, मैं मोहंती सर की बातों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। और आप याद करिए, जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो यही संघ के लोग विरोध करने से पीछे नहीं हटते थे, कतराते नहीं थे। वो हर पब्लिक इश्यूज पे, चाहे वो किसानों का मसला हो, चाहे वो व्यापारियों का मसला हो, किसी भी तरीके के मसले पे वो खुल करके विरोध करते थे। आप मोदी जी के रिजीम को उठाइए 2014 के बाद से, और देखिए कि संघ धीरे 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 कितना कमजोर हुआ है, और राजनीतिक तौर पे उनकी जो इंक्रोचमेंट होती थी पहले की सरकारों में, वो कितना कम हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि मोदी और अमित शाह, मोदी जी अपने कद को धीरे धीरे बढ़ाते गए विद इन द पार्टी, पार्टी के अंदर भी, और संघ के प्रभाव से किस तरीके से अपने आप को अलग करते गए और एक बड़ी लकीर खींचते गए। आज जो लड़ाई है, वो लड़ाई इस बात की है कि नागपुर में जो लोग बैठे हुए हैं और जिस तरीके से उनका हस्तक्षेप होता था, और आने वाले दिनों में जो होगा, उसको कम करने के लिए मोदी जी की एक अपनी स्ट्रैटेजी है और अमित शाह की स्ट्रैटेजी है। लड़ाई ये है, आपने राम जन्मभूमि में जो चंदा चोरी या डकैती हुई है, उसको लेकर के आप देख लीजिए कि भाजपा के अंदर भी कई तरह का विरोधाभास देखने को मिलेगा। जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं, वो चाहते हैं 2027 के चुनाव में योगी जी को निपटा दिया जाए, ताकि आगे का रास्ता साफ हो जाए। लेकिन योगी जी को जैसे निपटाने जाते हैं, योगी जी उतने प्रभावशाली होकर के बाहर निकल जाते हैं। अब देखिए कि जो पहले ट्रस्ट बना हुआ था, उस ट्रस्ट को भंग किया नरेंद्र मोदी जी ने, मतलब दिल्ली ने। जो वहां पे आरएसएस के लोगों को बिठाया गया उस ट्रस्ट के अंदर, जिसमें चोरी का इतना बड़ा घोटाले का आरोप लगा है, उसमें बैठे संघ के लोग बिठाया किसने? मोदी जी ने। तो इस बात को लोग जानते हैं कि उसमें योगी आदित्यनाथ का डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसीलिए ये जो राम मंदिर का जो मुद्दा है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आप देखेंगे कि काफी चर्चा अभी हो रही है। तो मोदी जी जो चाहते हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया में चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं मोदी अमित शाह के लोगों ने ही मेन स्ट्रीम मीडिया में इसको चर्चा का विषय बनाया है। अदरवाइज तो बड़े बड़े मुद्दे गायब हो जाते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया से, यही डिजिटल मीडिया के लोग करते हैं, उसमें जितने लोगों तक बात पहुंच पाती है पहुंचती है। मेन जो लड़ाई है वो ये लड़ाई है कि मोदी जी के बाद मोदी जी का सक्सेसर कौन होगा, जिस टॉपिक को आपने छेड़ा है। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत कर दिया जाए, तो निश्चित तौर पे संघ का एक अपना हस्तक्षेप है, और वो दिखेगा मोदी जी के प्रभाव को जैसे ही कम होता हुआ संघ को प्रतीत होगा, तो संघ अपना कहीं ना कहीं से चलाएगा। अब संघ को उस तरीके से न चलने दिया जाए, इसके लिए मोदी जी और अमित शाह के पास अपनी एक स्ट्रैटेजी है। और आज के तारीख में और पहले से भी ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि अमित शाह मोदी जी के लिए कितने इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, और निश्चित तौर पे मोदी जी ये चाहते हैं कि उनके सक्सेसर के रूप में अमित शाह को स्थापित किया जाए। और यही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से आप ये देखेंगे कि अभी अगर शिवसेना में टूट हुई,
तो शिवसेना में टूट हुई तो एकनाथ शिंदे के पास वो 6 सांसद चले गए जो उद्धव गुट के थे। वो इसलिए चले गए क्योंकि मोदी जी और अमित शाह का ये प्लान था। वो भारतीय जनता पार्टी में भी आ सकता था। अगर भाजपा में वो चले आते तो ऑब्वियसली देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के और ताकतवर होते। वो ताकतवर होते तो दिल्ली के लिए एक थ्रेट होता, चूंकि उनकी भी नजदीकी संघ परिवार से बहुत ही अच्छा माना जाता है। दूसरी तरफ देखिए कि बंगाल में पूरी की पूरी ममता बनर्जी जी की पार्टी को तोड़ करके एक नई पार्टी जिसको लोग जानते तक नहीं थे उसमें समाहित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी एक रीजन ये है कि शुभेंदु अधिकारी बहुत ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, और वो चूंकि ममता बनर्जी की पार्टी से टूट के ही आए थे और वो दिल्ली को आंख न दिखाए, इसीलिए एक पैरेलल एक फ्रंट खोल दिया गया है। और वो फ्रंट इन्हीं लोगों के द्वारा खुलवाया गया है, क्योंकि आने वाले समय में जब एनडीए की ताकत बढ़ेगी और जब ये बात आएगी प्रधानमंत्री की, तो निश्चित तौर पे ये जो तमाम लोग हैं ये अमित शाह के पक्ष में खड़े हो जाएंगे और वहां पे कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। उसकी पटकथा आगे आने वाले 2-3 सालों में जो कुछ होने वाला है उसकी पटकथा अभी से लिखी जा रही है। और आप देखेंगे कि 2014 के चुनाव से पहले जब नरेंद्र मोदी को दिल्ली आना था तो उसकी पटकथा 2-3 साल पहले से लिखी जा चुकी थी, और किस तरीके से उनको धीरे 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 करके आगे लाया गया। आज के तारीख में अगर आप देखेंगे भाजपा के अंदर भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं और उनको पता है कि कौन कौन कंटेंडर है, उनको कैसे निपटाया जाता है। ये राजनीति के लोग जो हैं वो जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो भाजपा के अंदर और संघ के अंदर शाहमाद का खेल चलता रहता है। विद इन संघ भी देखेंगे बहुत तरह के डिस्प्यूट हैं। अब 5 स्टार संघ मुख्यालय बन गया, जो संघ सेवक जो झोला लेके घूमते थे, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता लोग घूमते थे उस तरीके से प्रचारक घूमते थे, आज देख लीजिए बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो ये पैसा कहां से आया? तो ऑब्वियसली जो पिछले 14 से लेकर के आज तक जो सरकार चल रही है, तो तमाम तरह से सरकारें होती हैं तो पैसे आते हैं और उसका उपभोग न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, और संघ के लोग भी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे संघ बैकफुट पे तो है ही है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल सर ने जिक्र किया था नितिन नवीन के बारे में। मैं एक बात और यहाँ बता दूं अपने दर्शकों को कि नितिन नवीन का कहीं नाम नहीं था राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। एक हिमाचल प्रदेश के बहुत युवा नेता हैं जिनका नाम चल रहा था और ऑलमोस्ट फाइनल हो गया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बनाए जाएंगे। वो पहले कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं इन्हीं मोदी की सरकार में। लास्ट मोमेंट को उनको हटा दिया गया और नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इसके भी कई कारण हैं, जो अंदर के लोग हैं वो जानते हैं इन बातों को। अब सवाल जो है वो यही सबसे बड़ा है कि जिस क्रोनोलॉजी की आप बात कर रही हैं वो भाजपा के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और आने वाले समय में इसके और भी बहुत सारे पहलू जनता के सामने में उजागर होंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि आज के तारीख में जिस तरीके से संघ के से निकले हुए नेताओं के ऊपर और संघ के पदाधिकारियों के ऊपर जो एक हिंदू धर्म के आस्था के साथ खिलवाड़ और जो चोरी और डकैती, और आपने जिक्र किया मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव है उनके जमीन घोटाले को, और उनके फैमिली पूरा का पूरा उसमें इन्वॉल्वमेंट है, वो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आ गई हैं, उसको लेकर के एक बड़ा सवाल है। और विपक्ष के जो लोग हैं वो इन सब मुद्दों को किस तरीके से उठाते हैं, चूंकि भाजपा के बारे में माना जाता है कि वो कैडर बेस्ड पार्टी है और उनके जो वोटर हैं वो टूटते नहीं है। तो निश्चित तौर पे ये देखना बहुत जरूरी होगा कि जो एनडीए के जो घटक दल के जो सपोर्टर हैं और जो उनके वोटर हैं वो तो अपनी जगह है, भाजपा के वोटर में कितना विपक्ष डेंट मारता है ये भी आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि ये राम मंदिर का मुद्दा और ये जो घोटाले हैं ये लोगों के दिलो दिमाग में अब धीरे धीरे बैठता जा रहा है। तो ये देखना आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल पंकज जी, आपने जो बातें सामने रखी, एक बात तो जो मुझे समझ आ रही है वो मुझे क्या वो जग जाहिर है कि राजनीति में होता कुछ है, बताया कुछ जाता है और एक्चुअली पर्दे के पीछे चल कुछ और रहा होता है। हाँ मोहंती सर, मैं आपके पास आती हूँ, आपने पंकज जी को भी सुना। एक बहुत व्यवहारिक सवाल है सर आपसे कि अलग पार्टी बनवाकर रखना, सिर्फ बीजेपी की अपनी जो बहुत सारे लोग बता रहे हैं विश्लेषक, जो मैं सुन रही थी चैनल्स पर, कि बीजेपी की सिर्फ अपनी क्लीन इमेज बचाने का तरीका है ताकि भ्रष्टाचार के जो आरोप है वो सीधे उस पर ना आए।
या आपको लगता है कि अभी भी कुछ और खेल है जो छुपा हुआ है, जो इससे भी कहीं बड़ा है? जी। देखिए बीजेपी का अच्छा परिचय का जो बात है तो वो तो तब तब कई दिनों से टूट गया है। मैंने पिछले चुनाव में देखिए प्रधानमंत्री, बाकी लोगों की बात छोड़ दिए, प्रधानमंत्री खुद एक भाषण में कह रहे हैं कि अटैक कर रहे हैं कि अजीत पवार को 70,000 करोड़ का घोटाला है, उस आदमी को जेल में डाल के पैसा कलेक्ट करना जरूरी है। एंड उस आदमी को 10 दिन के बाद वो अपने पार्टी में अपने साथ ले लेते हैं, अपने सरकार में शामिल कर लेते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। सारे जो जितने इतिहास देखिए कि जो भी लोगों ने अभी इसका जो वेस्ट बंगाल के जो कितने एमपीज इंक्लूडिंग द क्रिकेटर जो है क्या नाम उसके जो केस आया कि ही हैज ए केस, जो केस में उसके घर नीलाम हो सकता है, उसने अपना जमीन बीजेपी ज्वाइन किया कि अपना घर तो बचा सकता है। तो ये जो सारे लोग जो हैं ये सोचते हैं कि हम अगर बीजेपी नहीं ज्वाइन करें किसी ना किसी जगह जहां हमारा कोई इशू है, उस इशू पे सरकार हमको जेल में डाल देगा, मोदी सरकार हमारा प्रॉपर्टी को छीन लेगा। तो केवल जो लोगों का इस तरह का कोई वीकनेस नहीं है वो लोग ऑपोजिशन में रहने लायक हैं, बाकी सब लोग वहां सरेंडर कर जाते हैं। सैनी घोष को देखिए, वो भी वही हालत, इतनी बड़ी लड़ाई की बात करती थी अंदर पार्लियामेंट में, अभी वही स्थिति है। सबके पर्सनल सो मच ऑफ स्टोरी स्केलेटन्स जो हैं कपबोर्ड में हैं, वो स्केलेटन्स बाहर आ जाएगा, बिकॉज जो जानते हैं कि जैसे अगर ऑपोजिशन में पावर में रहने के बाद ना रहने के बाद जो है उनके लिए ये सिचुएशन डेंजरस हो जाएगा। तो इसलिए ये सब तो बीजेपी के वो जो इमेज की बात तो करना एब्सोल्युटली उससे कोई मतलब नहीं होता है। जितने करप्ट पॉलिटिशियन अक्रॉस द कंट्री, सारे करप्ट पॉलिटिशियन अभी बीजेपी ज्वाइन किए हैं और उनके खिलाफ सारे केसेस बंद हो गए, किसी के खिलाफ कोई केस। यही शुभेंदु अधिकारी खुद जो कि वीडियो दिखाता है कि 5 लाख रुपया ये लेता है, रिश्वत लेता है कि कुछ एजेंट को सपोर्ट करने के लिए। उस समय वो वेस्ट बंगाल में टीएमसी में थे एंड उसका प्रमुख लीडर थे। एंड उसके बारे में नरेंद्र मोदी ने वीडियो में कितना बार उसके खिलाफ कैंपेन किया है। देखिए चोर शुभेंदु अधिकारी को, ये पैसा लुटता है एंड पैसा घपला करता है एंड इस आदमी को हराना चाहिए। वो शुभेंदु अधिकारी को चीफ मिनिस्टर का सर, कोई पार्टी जो एंटी करप्शन का कैंपेन करता है एंड जो पब्लिकली कॉट रेड हैंडेड करप्ट आदमी है, उसको वो चीफ मिनिस्टर बनाता है। वहां पार्टी का इमेज क्या एंटी करप्शन का वो तो समझ में आता है कि दिस सबसे भ्रष्ट पार्टी है एंड सबसे भ्रष्ट। जितने सारे जो इशू है, जो इन द राफेल इशू में पूरा स्थिति जो दिखाता है कितने हजारों करोड़ों का जो घपला किया, जो घपला के लिए फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला कि अनिल अंबानी को हमने बनाया एज आवर पार्टनर, जबकि अनिल अंबानी का डिफेंस प्रोडक्शन के साथ कोई दूर दूर से ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हमको फोर्स किया, हमारा हैंड को फोर्स किया। हम तभी राफेल लेंगे जब आप अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ का अपना पार्टनर बनाएंगे, 30,000 करोड़ आप देंगे अनिल अंबानी को, तभी हम आपको ये माने। वो जो 30,000 करोड़ आया तो उससे कितना पैसा नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को मिला हम जानते नहीं है, बट जरूर इसका तो कंपनी 10 लाख का कंपनी, ये जो एग्रीमेंट होने के 15 दिन पहले 10 लाख का कंपनी उसने रजिस्टर किया था एंड उसको 30,000 करोड़ का ये सैंक्शन मिलता है। वो दिखाता है द काइंड ऑफ करप्शन इस पार्टी में। एंड ये राम मंदिर का तो इज एकदम हिस्टोरिक केस है। दिस इज व्हाट पिछली बार चुनाव में राम मंदिर के एरिया में इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन लोगों का था कि उन्होंने बीजेपी को पूरी तरह हराया। एंड मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार जिस तरह से ये कर, बट उसके लिए ऑपोजिशन पार्टी को यूनाइट होना होगा। ऑपोजिशन पार्टी जब तक डिवाइडेड रहेंगे
तब तक इस देश में बीजेपी को उखाड़ फेंकना मुश्किल है, क्योंकि वो लोगों के दिल दिमाग में ऐसा बैठ गया है। इन लोगों को अक्सर ज्यादातर जनता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड है, उनको कोई पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है। व्हाट्सएप में जो प्रचार आता है वही प्रचार को कंज्यूम करके उसी बात को कहते हैं। ये केवल आम जनता नहीं, पढ़े लिखे मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स को बात होती है जो बैंक ऑफिसर हैं, जो डिफरेंट जगह में काम करते हैं, काफी डिस्टिंग्विश्ड पोजीशंस में हैं, लेकिन उनके और बाकी कुछ पढ़ने का मतलब नहीं है, कुछ ये नहीं, कुछ रुचि नहीं है, उसी चीज को कंज्यूम करके वही चीज को बोलते हैं। तो ये इसको डिफीट करने के लिए ऑपोजिशन यूनिटी जब तक नहीं आएगा, एंड उसमें मुझे तो दुख की बात लगता है कि भाई जो स्ट्रीट फाइट करना चाहिए जो अपोजिशन पार्टी में, वो केवल मे बी राहुल गांधी इज डूइंग इन कांग्रेस। कांग्रेस के बाकी नेताओं को भी रास्ते में आकर के उस तरह से लड़ाई करने की जरूरत है। राहुल गांधी इज ओनली वन हु इज ऑन द स्ट्रीट, एंड ये अखिलेश यादव, बाकी जो जितने अपोजिशन लीडर्स है, व्हाट आर दे? आप केवल अगर एयर कंडीशन एम्बियंस में बैठ के अपना पार्टी का स्ट्रैटेजी बनाते रहेंगे, आप कहीं बीजेपी आरएसएस को मुकाबला नहीं कर सकते। आपको रास्ते में आना पड़ेगा, आपको यू हैव टू कम एंड फाइट ऑन द स्ट्रीट, एंड जो कि उत्तर प्रदेश में हम नहीं देख रहे, जो कि अखिलेश यादव सच ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है यूपी में बीजेपी को डिस्क्रेडिट करने के लिए, इतना बड़ा मौका है। और कहाँ आप देखते हैं कि अखिलेश यादव जो बिहार, जो यूपी के सबसे बड़ा अपोजिशन पार्टी है, कहीं स्ट्रीट में फाइट कर रहे हैं? इशू, केवल इशू स्टेटमेंट करना है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अपना एयर कंडीशन ऑफिस में कर देना है, या अपना ट्विटर में एक स्टेटमेंट इश्यू कर देना है, उससे यू कैन नॉट डिफीट बीजेपी। आपको अगर बीजेपी को डिफीट करना है तो आपको स्ट्रीट में आना होगा, और आपको सबको मिलके अपना ईगो को पीछे रख करके, अपना स्मॉल पार्टी का इंटरेस्ट को पीछे रख करके, ऑपोजिशन यूनिटी एंड मोर सो कि देश की यूनिटी, देश के लिए, देश के भला के लिए। बिकॉज आप मोदी शाह को डिफीट करेंगे तो केवल बीजेपी आरएसएस का डिफीट नहीं है, वो देश के लिए एक शुभ सूचना है। बिकॉज देश का डेमोक्रेसी इज डाइंग, जैसे देश के डेमोक्रेसी वेनेजुएला में धीरे धीरे डेथ हो गया था, धीरे धीरे जो हंगेरी में हो रहा था, जो डेमोक्रेटिक लीडर्स डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आते थे लेकिन पूरा डेमोक्रेसी को ध्वस्त कर देते थे, ये नरेंद्र मोदी एंड ये शाह जो आएंगे और अगले 5 साल में कंप्लीट सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देंगे। हम अगर देश को बचाना है तो सारे अपोजिशन पार्टी को यूनाइट होना है, और अपना स्वार्थ को छोड़ के वी क्रिएट ए वेरी वायबल अपोजिशन यूनिटी, जो के तहत हम मोदी और शाह को हरा सकते हैं। बट उसके लिए अगले 2 साल आपको स्ट्रीट में रहना होगा, आपको एयर कंडीशन हॉल में बैठ के अपना वक्तव्य नहीं देना होगा। बिल्कुल। मुझे लगता है मोहंती सर कि आपने जितनी भी चर्चाएं चल रही हैं, जितने भी निष्पक्ष प्लेटफॉर्म से हमारी तरह या कुछ और भी हैं जो निष्पक्ष आवाज है, वो जितनी भी चर्चाएं कर रहे हैं अभी के वक्त में, उन सब का सार आपने मेरे इस सवाल के उत्तर में दे दिया। पंकज जी, चलते चलते बहुत छोटे में आप ये जवाब दीजिएगा मुझे, हमारे आज की इस पूरी चर्चा का जो फोकस है, कि आपको क्या लगता है इस पूरे गेम में अंत में कौन जीतेगा, मोदी शाह का सेंट्रल कंट्रोल या फिर आरएसएस का जो पूरा का पूरा ग्राउंड नेटवर्क है, कीपिंग इन माइंड 2029 का जो फाइट है उसे? बहुत छोटे में पंकज जी। मोहंती सर बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा है कि अगर इस देश के लोकतंत्र को बचाना है तो निश्चित तौर पे एक अम्ब्रेला के नीचे, जो कांग्रेस का अम्ब्रेला है, उसके नीचे सभी क्षेत्रीय पार्टियों को, और वो पार्टियां जो आइडियोलॉजिकली भारतीय जनता पार्टी से डिफरेंस रखती है, उन सबको आना ही पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है इस देश को बचाने का और इस लोकतंत्र को बचाने का। इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन आरएसएस और भाजपा की जो स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी को समझ करके ये लोग अपनी रणनीति बना करके मैदान में उतरे, ये दिखने को थोड़ा सा कम मिल रहा है, और मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ी भागीदारी कांग्रेस की होगी। अब देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी देखिए कि एक छोटी सी अभी पार्टी भी नहीं है बनी है, एक संगठन एक सोशल मीडिया पे बना, और उसके आवाज को
एक तरीके से बाहर भी वो मैसेज जाए, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया और जंतर मंतर पे उनको बैठने दिया गया। मतलब कॉकरोच जनता पार्टी की मैं बात कर रहा हूं। और मोदी अमित शाह ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर वो आजादी है कि लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। देखिए नैरेटिव को कैसे चेंज किया जाता है। जो अभी तक ये आरोप लगते थे कि हर पार्टी के नेताओं को तोड़ के, पार्टियों को तोड़ के अपने में मिला लेते हैं, चाहे वो ईडी सीबीआई का डर दिखा करके, चाहे प्रलोभन दे करके, करोड़ों रुपया दे करके, जिस भी तरीके से साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके उन्होंने उस लाइन ऑफ एक्शन को चेंज कर दिया। जब उनको लगा कि वो सिचुएशन पॉइंट उसका पहुंच चुका है तो उन्होंने तुरंत ट्विस्ट किया और अपने स्ट्रैटेजी को चेंज कर लिया। और वो अब आज ये दिखा रहे हैं कि अगर कोई दूसरी पार्टी को तोड़ करके किसी तीसरी पार्टी में जाते हैं और वो करवा यही रहे हैं, तो ये जनता को तो ये बताएंगे नहीं हमने तो नहीं किया, वो तो खुद टूट करके उस पार्टी में चले गए। और वो जो पार्टी है वो सपोर्ट किसको कर रहे हैं, तो मोदी जी को कर रहे हैं, अमित शाह को कर रहे हैं। तो ये बहुत स्ट्रैटेजिकली और टैक्टफुली करते हैं। इस बात को अपोजिशन को समझना पड़ेगा और उस हिसाब से रणनीति बनानी पड़ेगी, तब जाकर के 2029 का चुनाव ये लोग फाइट कर पाएंगे। और उससे पहले जो सबसे बड़ा चुनाव है उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और ऐसे उत्तराखंड में, ऐसे कई स्टेट में चुनाव है, उससे पहले उन चुनावों को भी उतने ही अच्छे तरीके से अपोजिशन को लड़ना पड़ेगा, ताकि एक मैसेज जाए देश भर के अंदर कि भाजपा को और एनडीए को हराया भी जा सकता है। जी बिल्कुल। तो चलते चलते मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जब किसी पार्टी को टूटते हमारे दर्शक देखें तो वो नागपुर और दिल्ली का जो पूरा का पूरा ये पावर बैलेंस है उसे भी जरूर याद रखें। मोहंती सर, आपका और पंकज जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।